ये चैप्टर चल रहा है मिनरल अपटेक। अब मिनरल अपटेक में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कैसे जो एब्जॉर्प्शन है किस सरफेस से होता है। अब यहाँ पे जो मिनरल अपटेक होती है इसके ये 2 फेजेस में या 2 भागों में ये प्रोसेस होता है। पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस यानी कि जो आयन होते हैं उनका अंतर्ग्रहण यानी कि उनका अवशोषण किस प्रकार से होगा, और दूसरा जो अवस्था होती है उसमें एब्जॉर्ब आयन का जो ट्रांसफर होता है यानी कि अवशोषित आयंस का स्थानांतरण इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जो इसमें हम लेते हैं वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस के अंतर्गत, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ आयंस या अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल सॉल्ट्स। तो जितने भी मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो सॉइल में कोलाइडी के कणों के पृष्ठ पर अधिशोषित आयनों के रूप में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, और सॉइल में इन पार्टिकल्स से जड़ों की सतह पर उपलब्धता आयन अवशोषण का यानी कि आयंस के एब्जॉर्प्शन का फर्स्ट स्टेप माना जाता है। तो कोलाइडेड फॉर्म में रहते हैं सॉइल में मिनरल सॉल्ट्स, और रूट सरफेस पे जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है वो वहीं से होता है, ये पहला भाग है। जबकि सेकंड फेज में क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं उनकी सरफेस से रूट हेयर्स के जो अंदर आयंस का अंतर्ग्रहण का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले इस आयन के लिए 2 थ्योरीज हैं जिनसे स्पष्ट करने के लिए 2 सिद्धांत इसमें प्रतिपादित किए गए हैं इसके अनुसार। पहला सिद्धांत है कांटेक्ट आयन एक्सचेंज थ्योरी। दूसरा है इसके अंतर्गत कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। कांटेक्ट यानी कि सबसे पहला यहाँ पे हमारा कांटेक्ट आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो कांटेक्ट आयन एक्सचेंज थ्योरी के अंतर्गत यहाँ पे होता क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे अधिशोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है किसी भी आयन के लिए, तो वह जल में घुलित अवस्था में उपस्थित हो। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी आयन के अधिशोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है कि वह जल में घुलित अवस्था में उपस्थित हो। तो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल स्टेट में होते हैं और उन पे नेगेटिव चार्ज में उपस्थित होते हैं, और ये नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे न्यूट्रल या फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इसे इसमें अधिशोषित कर लेते हैं। देखिए इसका एक बार डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये इसका ये रूट हेयर है, H+ K+, ये clay mycelium and it is root hair, ठीक है। अब यहाँ पे जो कोलाइडल अवस्था होती है वहां पे हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स होंगे इसमें, जैसे इसमें हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं, इनका ऋणात्मक और इसमें आवेश होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम आयंस है या फिर अम्लीय मृदा में H+ आयंस जो है वो अधिशोषित होते हैं। तो यहाँ पे मृदा में रासायनिक खाद या पोषक लवण डालने पर अनेक जो एनायंस होते हैं, कैटायंस होते हैं,
आयन एक्सचेंज है यानी कि विनिमय होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं तथा जल की सतह पर उपस्थित जो आयन है यानी कि ऑसिलेटिंग होते हैं, और जब भी दो ऑसिलेटिंग आयन ओवरलैप होता है इनमें तो शीघ्र ही इनमें एक्सचेंज हो जाता है और इसे हम कैटायन एक्सचेंज कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सॉइल में उपस्थित ऋणायन का भी विनिमय होता है, यानी जैसे ये कैटायन एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज यहाँ पे K प्लस और यहाँ H प्लस, तो यहाँ ये कैटायन एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पे कैटायन एक्सचेंज कैसे कि ओसिलेटिंग होते हैं वाटर के सरफेस पे या कैल्कुलेटेड स्टेट में, यहाँ पे ओसिलेटिंग होते हैं और ओसिलेटिंग यानी कि सतह पर उपस्थित सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ पे ओसिलेटिंग है जल की सतह पर, और जब ये ओसिलेट करते हैं मॉलिक्यूल्स तो इनमें कैटायन कैटायन में एक्सचेंज होता है और एनायन एनायन में एक्सचेंज होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, इसे बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, तो इसमें ये हमारे एपिडर्मल सेल से रूट हेयर पे कैटायन एक्सचेंज होता है, यहाँ से ये एनायन एब्जॉर्ब होकर के एपिडर्मल सेल्स तक पहुंचते हैं। दूसरी है इसमें कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। दूसरी है इसके अंतर्गत कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज। तो कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे कार्बोनिक एसिड यानी कि सबसे पहले हम वही डायग्राम बनाते हैं, ये देखिए एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, और यहाँ पे ये रूट हेयर्स होती हैं। तो मिनरल अपटेक यानी कि कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज जो है यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले रूट में क्या होता है कि रेस्पिरेशन होता है जिसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है निष्कासित होती है। ठीक है, रूट हेयर में रेस्पिरेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निष्कासित हो रही है, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित हो रही है और ये जल में घुलकर यानी कि यहाँ पे ये वाटर में घुलकर इसके साथ में यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड का निर्माण करती है और ये एसिड H+ तथा HCO3 में H+ और HCO3 में टूट जाता है और इस प्रकार यहाँ पे आयन विनिमय सिद्धांत के विपरीत इसके जो सॉइल में उपस्थित वाटर और जल घोल होता है उसमें H+ आयंस के कणों में उपस्थित अन्य जो इसमें कैटायंस होते हैं उनमें एक्सचेंज के बाद में जड़ की सतह पर ये विस्तृत हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रांसपिरेशन पुल होता है और ये हमारा एक्सचेंज होगा कार्बनिक एसिड की फॉर्म में यहाँ पे, और ये एक्सचेंज कार्बनिक पुल से ये क्रिया तेज होती है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है और आयन जब सेल में की जो ये मेम्ब्रेन होती है जब यहाँ वॉल में प्रवेश कर जाते हैं तो मेम्ब्रेन की सतह पर आते हैं और आगे बढ़ने की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है क्योंकि जो सेल वॉल है वो तो परमिएबल है लेकिन सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल होता है, तो उसके बेसिस पे यानी ये प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है और पैसिव डिफ्यूजन से ही सेल में अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये होगी हमारी सेकेंड कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। और
कार्बनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी जो है इसी तरीके से ये जो है ये इसमें कार्बनिक एसिड के फॉर्म में यहाँ पे इसमें विस्तृत होते हैं। अब इसके बाद है आउटर स्पेस और डिफ्यूजन स्पेस। ठीक है, तो आउटर स्पेस और डिफ्यूजन स्पेस के लिए हम इसमें मानते हैं कि जैसे आउटर स्पेस के लिए हम क्या बोल रहे हैं कि आउटर स्पेस यानी कि जो रूट्स है यानी ये एप्स्टेन ने 1955 में, किसने, एप्स्टेन ने 1955 में दिया। इनके जड़ों द्वारा खनिजों के अवशोषण की प्रक्रिया के लिए इन्होंने अध्ययन किया कि जो रूट्स हैं वो ही एब्जॉर्ब करती हैं और इसको प्रयोग बनाया। इन्होंने हॉर्डियम वल्गेर की रूट्स ली और लगभग इन्होंने 1 ग्राम को 20 माइक्रोमोल्स पर ml की पोटेशियम में सॉल्यूशन के अंदर रखा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हॉर्डियम वल्गेर की रूट्स ली और इन्होंने 1 ग्राम को, ठीक है, 1 ग्राम को इन्होंने किस में रखा है, उसमें 20 माइक्रोमोल्स पर ml कंसंट्रेशन की इसमें किस में रखा, K2SO4 के सॉल्यूशन में रखा और इसके बाद में ये इसको इन्होंने K2SO4 के सॉल्यूशन के अंतर्गत इन्होंने रखा इसमें और इन्होंने इसको निकाल दिया, जल की ज्ञात मात्रा में रख लिया। जल के विश्लेषण से ये ज्ञात हुआ कि जड़ों में से लगभग 4.45 माइक्रोमोल पोटेशियम सल्फेट का निष्कासन जल में हो गया और शेष सल्फेट जड़ों के अंदर चला गया। यानी कि कितना 4.4 मोल, यानी कि 20 मोल्स किसने रखा था, 4 मोल इसमें जड़ों में निष्कासित हुआ और बाकी सल्फेट जो है इसमें अवशोषित हो गया। तो ये सिद्धांत, ये जो इसका जो विसरण है ये इनके द्वारा बताया गया था। तो अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर इसका है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट सरफेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रूट सरफेस। तो रूट सरफेस की जो रूट सरफेस जो होती है उससे जो मिनरल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अभी एब्जॉर्प्शन हो रहा है और अब हम यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि इसमें दो तरीके से इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। पहला है पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। पैसिव आयन दूसरा है पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन और एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। तो पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन और एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन दो तरह के एब्जॉर्प्शन है इसमें। तो इसमें हम पहले लेते हैं पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन। पैसिव आयन एब्जॉर्प्शन इसे हम निष्क्रिय आयन अवशोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, निष्क्रिय निष्क्रिय आयन अवशोषण। ठीक है, अब जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें जनरली ये अवशोषण उन्हीं परिस्थितियों में होता है। ठीक है, लवणों का निष्क्रिय अवशोषण प्राय उन्हीं परिस्थितियों में होता है जबकि कोशिका और जो सॉल्यूशंस का विद्युत यानी कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल उनके अनुकूल होता है। यानी कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल जो इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के अनुकूल ही इनका
आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो पाया जाता है। और यदि अवशोषित आयन कोशिका के अंदर बाधित होते रहते हैं तब निष्क्रिय अवशोषण लंबी अवधि तक जारी रहता है और पुनः यह अवशोषण उन्हीं परिस्थितियों में होता है जबकि कोशिका झिल्ली में आयनों का जो रिसाव है वो होता रहता है। अब इसके अंतर्गत जो है विभिन्न जितने भी साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट के अनुसार कोशिका जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसकी रिसाव की क्षमता के पक्ष में बहुत सारे अलग अलग इसमें जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। जैसे लॉफमैन ने 1957 में बताया था कि आलू की जो स्लाइसेस होती है उनको लंबे समय तक धोते रहने से इनसे इनऑर्गेनिक रूप में 10 to 20% जो फॉस्फेट होती है उसकी हानि होती है। यानी कि जो आलू की स्लाइसेस होती है, लॉफमैन ने क्या बताया कि जो जैसे हम आलू को कट कर देते हैं इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेजिटेबल्स होती हैं उन वेजिटेबल्स को काटने से पहले धोना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? जैसे इसमें एग्जांपल है कि लॉफमैन ने क्या लिया, आलू की पतली पतली स्लाइसेस ली और उसमें से अगर से उनको लगातार धो रहे हैं तो उसमें 10 to 20% जो है फॉस्फेट रिमूव हो जाता है। ऐसे ही जो दूसरे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि डेविस और विल्किंस इन्होंने कैरेट के जो इन्होंने डिस्टिल वाटर में 5 घंटे तक धोते रहने पर 56% पोटेशियम, 68% क्लोरीन, यानी कि 56% पोटेशियम और 60% इसमें क्लोरीन की हानि हो रही है अगर 5 घंटे तक उसको हम डिस्टिल वाटर से वॉश करते रहते हैं। तो इसीलिए जो हमारे सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको कम समय के लिए या फिर इसको करना चाहिए। तो इनसे क्या होता है कि इनसे पानी से धोने पे इन पे या जो पैसिव है वो शीघ्र इसमें प्रयोगशाला में जैसे इसको हम टेम्परेचर का रिसाव शीघ्र इसमें रुक जाता है, परंतु अगर हम इसमें निम्न टेम्परेचर पे देखें तो यह रिसाव लंबे समय तक जारी रहता है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमेबिलिटी को बनाए रखने के लिए कोशिका को कुछ ऊर्जा यहाँ पे या एनर्जी इसमें खर्च करनी पड़ती है। तो इससे बता सकते हैं कि जो अनुकूल परिस्थिति होती है उनके अलावा लवणों में भी जो निष्क्रिय अब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो वो उस पर ये प्रभाव डालता है। अवशोषण के लिए जो सेल मेम्ब्रेन है रिसाव क्षमता का होना आवश्यक होता है और जिन पर ये अब इसके बेसिस पे ही बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो सबसे पहली है इसके अंदर मास फ्लो थ्योरी और बल्क फ्लो थ्योरी, ठीक है, मास फ्लो थ्योरी और बल्क फ्लो थ्योरी। फर्स्ट इसके अंदर है मास फ्लो थ्योरी और बल्क फ्लो थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी और बल्क फ्लो थ्योरी, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है मास फ्लो थ्योरी और बल्क फ्लो थ्योरी ट्रांसपिरेशन क्रिया के प्रभाव में जल का द्रव्यमान प्रभाव के साथ आयनों को ग्रहण करता है। तो इसका समर्थन रसेल और बार्बर ने रसेल और बार्बर ने इसमें 1960 में किया, ठीक है। रसेल और बार्बर ने इसका समर्थन जो 1960 में किया। तो बाद में इस पे एक प्रश्न भी उठाया गया कि ट्रांसपिरेशन का प्रभाव प्रत्यक्ष होता है या परोक्ष होता है। तो लोबोल्स्की 1964 में इस समस्या इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने P32 और कैल्शियम 45, ठीक है, P32 और कैल्शियम 45 इन्होंने रेडियो एक्टिव उद्गरण से अपटेक से इसका निकाला। तो इन्होंने पाया कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में होने वाली जो इंक्रीज है वो किसकी वजह से है, यानी कि ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही वो खिंचाव होता है। यानी कि जब नीचे हम जड़ों से बात करते हैं तो रूट से लेकर के ऊपर तक जो लीव्स जो होती है वहां तक वो ट्रांसपिरेशन खिंचाव होता है। और ये इन्होंने इसमें P32 और कैल्शियम 45 रेडियोएक्टिव सब्सटेंस लिए थे। तो इनका उदाहरण देखा
और इस कारण उन्होंने सॉल्ट के जो एब्जॉर्प्शन पर ट्रांसपिरेशन का प्रभाव प्रत्यक्ष या सीधा होता है ये बताया। किंतु द्रव्यमान प्रवाह सिद्धांत और वाष्पोत्सर्जन के प्रत्यक्ष प्रभाव दोनों को ही हाल किया है। जो रिसर्च है उसमें इसमें एक चुनौती दी गई है और इन दोनों मतों द्वारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विपरीत जो लवण है उनका संचयन को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि मास फ्लो थ्योरी जो है इसको चुनौती दी गई है कि हम ये मानते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल से आयनों का मतलब सीधा इस पे प्रभाव डालता है, लेकिन अभी के एट प्रेजेंट रिजल्ट जो रिसर्च जो है उससे इसको चुनौती दी गई है और इससे स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो ये पहली है मास फ्लो थ्योरी, बल्क फ्लो थ्योरी, तो ये इसको इससे एक्सेप्टेंस नहीं मिली। दूसरी थ्योरी है इसके अंदर आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज के लिए देखिए ये थ्योरी है, इसमें आयन एक्सचेंज है कि जो रूट सरफेस होती है बाहर के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके बीच में यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर में कैटायन और जो एनायंस होती है उनका एक्सचेंज होता है। और यहाँ पे ये बात मतलब ये जो एक्सचेंज होता है ये समान आवेश के आयनों के बीच होता है। यानी कि अगर एक प्लस है तो एक नेगेटिव होना चाहिए। धनायन का विनिमय केवल धनायन के साथ तथा ऋणायन का विनिमय केवल ऋणायन के साथ ही होता है। और उदाहरण के तौर पर जैसे इस सॉल्यूशन में K प्लस धनायन है कोशिका की झिल्ली की दोनों सतह पर H प्लस धनायन के मध्य ही इसमें विनिमय होता है। ठीक है, तो जैसे इसमें हम यहाँ पे तो अगर हम नॉर्मल ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इन आयनों को हटाया नहीं जा सकता, तो इस प्रकार ऋणायन स्वतंत्र हाइड्रोक्सिल आयन से विनिमय हो सकता है। तो यहाँ पे H प्लस आयन के स्थान पर K प्लस आयन है। तो इसी तरीके से जैसे अब यहाँ पे हम क्लोरीन का और ब्रोमीन का यानी कि ये जो है यहाँ पे इनका एक्सचेंज हो रहा है, क्लोरीन और ब्रोमीन यानी कि ऋणायन से ऋणायन का एक्सचेंज होगा और धनायन से धनायन का, यानी कि पोटेशियम यानी कि K प्लस का जो एक्सचेंज है वो H प्लस आयन से होगा और क्लोरीन नेगेटिव का और ब्रोमीन नेगेटिव का, इन दोनों यानी कि ऋणायन का ऋणायन से एक्सचेंज होता है, कैटायन का कैटायन से एक्सचेंज होता है। और तो ये परासरण विभव के अनुसार इसका जो इफेक्ट है वो इसमें पाया
तीसरी है इसके अंदर, ये हो गई हमारी आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज पैसिव में ही ये सारे चल रहे हैं। तो आयन एक्सचेंज के बाद में हम नेक्स्ट लेते हैं इसमें डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी। डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी तीसरी है, डोनर इक्विलिब्रियम थ्योरी। ठीक है, तो ये ई जी डोनर ने 1929 में प्रतिपादित की थी। और इन्होंने क्या किया, ये ए बी एंड सी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नाइन फिक्स्ड नेगेटिव चार्जेस और 9 के प्लस 9 Cl। डोनर इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये डोनर इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये के आई प्लस, ठीक है, हम मानते हैं कि जैसे इस सिद्धांत के अनुसार कि इन्होंने डिफरेंशियली परमिएबल जो मेम्ब्रेन है इसकी इन्होंने थ्योरी दी और हाइपोथेसिस बनाई। तो इस सिद्धांत को यानी कि इस थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर जो नेगेटिव आयंस है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ये नेगेटिव आयंस है, यानी कि 9 फिक्स्ड नेगेटिव चार्जेस इनसाइड। तो ये मेम्ब्रेन के अंदर इन्होंने 9 चार्ज भीतर की ओर इन्होंने अधिक सांद्रता करी, यानी कि झिल्ली इन ऋणायनों के प्रति अपारगम्य थी। यहाँ पे देखिए ये अपारगम्य थी है, और दूसरी ओर झिल्ली की कोशिका के बाहर स्थित ऋणायन और धनायन के लिए पारगम्य। देखिए इधर यहाँ पे बना दिया उन्होंने। तो सॉल्यूशन में ऋणायन व धनायन अंदर की ओर विस्तृत होते रहते हैं, ये नहीं जा रहे बाहर, इनके लिए अपारगम्य है, लेकिन इनके लिए तो क्या होगी, पारगम्य होती है। तो यह प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती जब तक दोनों के बीच में, यानी कि दोनों के बीच में आउटर और इनर की जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम नहीं बना लेती है। ठीक है, तो जब तक ये यहाँ पे जो थ्योरी है इसके अंदर ये इसमें बनी रहती है। अब इसके बाद में साम्य अवस्था डेवलप हो जाती है, उसके बाद ये संतुलित हो जाता है और कोशिका के अंदर धनायन की संख्या बाहर सॉल्यूशन की में तुलना में अधिक होगी, जबकि कोशिका में उपस्थित ऋणायनों की संख्या बाहर के विलयन की तुलना में कम होगी। तो इस प्रकार का जो संतुलन होता है वो डोनर संतुलन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो डोनर इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखिए इनकी ज्यादा है और जो हमारे एनायंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बाहर की तुलना में कम है, लेकिन हमारे कैटायंस की तुलना ज्यादा है। तो यहाँ पे ये हमारा डोनर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इसके विपरीत यदि कोशिका में उपस्थित जो हमारे धनायन होते हैं अविसरणीय होते हैं हो, तो भी इस स्थिति को इस तरह से स्पष्ट किया जाता है। तो डोनर जो इक्विलिब्रियम है उसे हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं। तो डोनर
होता है डोनल इक्विलिब्रियम, डोनल इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू cations in cell upon anion in cell, ठीक है, और इज इक्वल्स टू cation outside in solution और anion outside in solution, ठीक है। तो ये इसकी इक्वेशन होती है। इक्वेशन कैसी होती है, यानी कि कैटायन जो है इनसाइड अपॉन कैटायन इनसाइड, अब इक्वल्स टू कैटायन आउटसाइड और अपॉन एनायन आउटसाइड, ये होता है डोनर इफेक्ट, ये इसकी फॉर्मूला होता है। अब इसमें चौथी है वो है डिफ्यूजन थ्योरी। चौथी है इसके अंदर डिफ्यूजन थ्योरी। डिफ्यूजन थ्योरी, तो डिफ्यूजन थ्योरी के अंतर्गत इसमें जो ये हम डिफ्यूजन यानी कि इसमें क्या होता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती रहती है सॉइल से उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो अकॉर्डिंगली चलता रहता है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के सांद्रता प्रवणता के अनुसार ही होता है और मुक्त दिक् स्थान में प्रवेश करते रहते हैं और यह प्रोसेस जो है दोनों ओर संतुलन स्थापित होते ही निरंतर चलता रहता है। तो इसमें सॉल्ट जो है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार ही इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसमें। तो यहाँ केमिकल पोटेंशियल का अर्थ है मतलब कि विशिष्ट अणु पर या मॉलिक्यूल पर लगने वाले उन सभी फोर्सेस का जो योग होता है कि अणु की चालन दिशा को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट के अकॉर्डिंगली ही जो आयंस हैं वो कोशिका में सिंपली डिफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे हमारा सेलेक्टिव कोर्स जो होते हैं उसके थ्रू भी होता रहता है। अब यहाँ पे चैनल गेट भी बनाए जाते हैं, इसके स्टिमुलस को होता है खुलते हैं वो बंद होते हैं। तो चैनल गेट्स जो होते हैं जो हमने इसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो चैनल्स होते हैं तो उसमें एक विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन थे वो चैनल के रूप में काम करते हैं। एक पर्टिकुलर विशिष्ट होते हैं वो मॉलिक्यूल आने पे खुलते हैं और बंद होते हैं। तो वो हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है जहाँ हमारे चैनल प्रोटीन के रूप में कैरियर मेडिटेड डिफ्यूजन जो होता है वो वहाँ के रूप में कार्य करते हैं। तो वो प्रोटीन शटल यानी कि वहाँ पे प्रोटीन जब बंद कर यानी कि प्रोटीन से बाइंड हो जाएगा वो मॉलिक्यूल, जैसे ही वो मॉलिक्यूल उसकी कांटेक्ट में आता है तो वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है अपना कन्फर्मेशन चेंज कर लेता है और वो धीरे धीरे बंद हो जाता है, वापस कोशिका के अंदर उसको छोड़ देता है। तो ये हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के दिशा में ही होता है ये भी, ठीक है। और इन्हें हम इन प्रोटीन जीवाणुओं में उपस्थित पाए जाते हैं। कुछ प्रकार के प्रोटीन जीवाणुओं में उपस्थित होते हैं और इसे हम आयनोफोर कहते हैं जो कि धनायनों को झिल्ली के आर पार ले जाते हैं। ये उत्तक की उच्च सांद्रता पर संतृप्त या सैचुरेटेड हो जाते हैं। तो ये भी सिलेक्टिव होते हैं। तो ये हो गया इसके अंदर डिफ्यूजन थ्योरी। तो ये हम डिफ्यूजन थ्योरी को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर हमारा सिंपल डिफ्यूजन है जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही होता है, सांद्रता के अनुसार ही होगा। तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार ही इसमें होता है। दूसरा इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और उसमें चैनल प्रोटीन जो है यानी कि प्रोटीन ये बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर उपस्थित होते हैं जिन्हें आयनोफोर कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो है ये सिंपली इलेक्ट्रो जो हमारी ग्रेडियंट होती है मतलब प्रेशर जो होती है इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट के अनुसार ही उसकी सांद्रता में ही चलते हैं। अब लेकिन कुछ एक ऑब्जेक्शंस आए जो हमारी पैसिव एब्जॉर्प्शन थ्योरी है उसके लिए कई साइंटिस्ट ने ऑब्जेक्शन दिए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन था इसके अंतर्गत कि इन्होंने बताया कि वास्तविक क्रिया के अंदर
अंतर्गत खनिजों के अवशोषण की दर काफी तेज होती है, जिसे निष्क्रिय अवशोषण के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। यानी कि जैसे हम मानते हैं कि जो नेचुरली जो एब्जॉर्प्शन होता है उसकी जो रेट होती है वो बहुत तेज होती है, परंतु पैसिव अब्जॉर्प्शन के थ्रू उसको हम स्पेसिफाई या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सेकेंड इन्होंने जो बोला कि इसमें ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के विरुद्ध लवणों और आयनों के अवशोषण को इन्होंने बताया ही नहीं। इन्होंने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के इसमें तरीके भी बताया नहीं कि जैसे कई जो प्लांट्स होते हैं, निटेला है, कैरा ऑस्ट्रेलिस है और हाइड्रोडिक्टोन, इसके अंदर माध्यम की अपेक्षा कोशिकाओं के भीतर के प्लस आयंस को 1000 गुना अतिरिक्त संचय पाया गया है, यानी कि जो पोटेशियम आयंस है यानी कि कैल्शियम इसमें अधिक पाए गए हैं। तीसरा इन्होंने बताया कि रिसर्च में स्पष्ट किया गया है कि जो सॉल्ट्स हैं उनका अपग्रहण और उपापचयी क्रियाओं के बीच निकट संबंध है। तो इसे सिद्ध करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स सेट किए गए, जैसे जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन और श्वसन के बीच में एक संख्यात्मक संबंध यानी कि एक रिलेशन है, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया। और लवण संचयन और श्वसन के मध्य निकट संबंध पाया जाता है। ये हॉकिंस ने 1953-56 में अवलोकित किया कि पोषक माध्यम में ऑक्सीजन के हादसे के साथ लवण संचय प्राय धीमा बल्कि पूरी तरह बंद हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें थी इसके अंदर एक्सप्लेन नहीं की गई थी। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में सॉल्ट का जो अब्सॉर्प्शन है यानी कि एब्जॉर्प्शन है ऑक्सीजन की एब्सेंस में कम हो जाता है। और दूसरा इसमें नेक्स्ट है कि उपापचय क्रियाओं को और विलायकों को अवशोषित और संचित करने की क्षमता के मध्य एक निकट इसमें संबंध होता है। नेक्स्ट है कि जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं वो सॉल्ट एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी इसके अवरुद्ध हो जाता है इसमें भी। फिर सॉल्ट उपग्रहण द्वारा श्वसन की जो दर होती है, रेट होती है, वो भी इसमें वृद्धि पाई गई और इस वर्धित श्वसन को लवण प्रेरित यानी कि सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन बोला गया, क्योंकि सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ही रेस्पिरेशन की जो रेट है वो भी तेज हो जाती है। तो इस रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट इंड्यूस्ड रेस्पिरेशन। और पीएच, लाइट, ऑक्सीजन, स्ट्रेस और वृद्धि के कई जो इसमें सॉल्ट्स उनको अवशोषण को प्रभावित करते हैं और लवण उपग्रहण में उपापचयी क्रियाओं की अनिवार्य भूमिका मानी जाती है। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे पैसिव एब्जॉर्प्शन के। तो ये हमारा नंबर 2 है पैसिव। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन।